Hello everyone, welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the sixth and last lecture of chapter 5 that is rulers and buildings. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले पांचों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले पांचों लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। इसमें क्या होता है कि एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी देयर वाज आल्सो कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन। अब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होने लगा 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में, इसमें क्या होने लगा, अब आइडियाज शेयर होने लगे। यानी कि एक रीजन में अगर कोई डिज़ाइन बन रहा है तो दूसरे रीजन में अगल बगल के क्षेत्र में जो है वो डिज़ाइन बनने लगता है, कॉमन सी बात है, तो वो शेयर होने लगा। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वेयर अडॉप्टेड बाई अनदर। एक जगह की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था बिल्डिंग वगैरह बनाने का, वो दूसरे जगह अडॉप्ट किया जाने लगा। जैसे विजयनगर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। विजयनगर जो एम्पायर था, आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में इसके बारे में। तो वहाँ पे जो एलिफेंट का स्टेबल बनाया जाता था ना, तो ऑफ द रूलर्स वेयर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, तो उसका जो डिजाइन था वो इन्फ्लुएंस किससे था, स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। यानी कि विजयनगर एम्पायर के बगल में ही बीजापुर था और गोलकोंडा था, तो वहाँ पे जो स्टाइल था वही स्टाइल विजयनगर में भी कॉपी होने लगा था। तो ये क्या था, रीजन एंड एम्पायर। आप देख सकते हैं कि किसी एम्पायर में जो है जो आर्किटेक्चर बन रहा था वो उसके अगल बगल का जो क्षेत्र था, जो रीजन था, उससे इन्फ्लुएंस्ड था। जैसे वृंदावन जो कि मथुरा के आसपास में है, वहाँ का देख लीजिए, वहाँ पे जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता था तो इन आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो काफ़ी सिमिलर होता था जो मुग़ल के पैलेसेस होते थे, यानी कि जो मुग़लों के राजमहल होते थे फतेहपुर सिकरी में, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता था। क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब क्या होता था, एम्पायर काफ़ी बड़ा होता था। जैसे मुगल एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था, पूरे भारत में लगभग फैला हुआ था। तो अब क्या था, ये बहुत सारा क्षेत्र जो है अब एक एम्पायर के अंदर आने लगा। तो इससे क्या हुआ, एक जगह का आइडिया दूसरे जगह जो है ट्रांसफ़र होने लगा। इससे क्या हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक फॉर्म में उसके स्टाइल में जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ का स्टाइल वहाँ, वहाँ का स्टाइल यहाँ, कभी दो स्टाइल मिल करके कोई तीसरा स्टाइल बन गया। इस टाइप से जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। मुगल रूलर जो थे वो पार्टिकुलरली स्किल्ड होते थे अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। जो अपना बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे तो उसमें जो है रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल को वो जो है एडॉप्ट करते थे, यानी कि अपनाते थे। जैसे इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल, लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थेस्ट हट। ठीक है, तो बंगाल में जो वहाँ का लोकल रूलर था उसने छत को इस हिसाब से डिजाइन करवाया था, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो कि एक थेस्ट हट से मिलता था। थेस्ट हट यानी कि जो फूस की जो ये क्या बोलते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं जिसके ऊपर ये क्या बोलते हैं उसको, पौधे जो होते हैं ना, जिसका सूखा हुआ पोर्शन होता है उसको लगा करके जो झोपड़ी बनाया जाता है गांव वगैरह में, तो उसको जो है उस टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है लोकल रूलर ने अपनाया था। जैसे मुगल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बंगला डोम, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में देखेंगे। सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। इतना ज़्यादा पसंद करते थे वो लोग बंगला डोम को कि वे लोग अपना जो आर्किटेक्चर बनवाते थे उसमें इसका यूज करते थे। इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वेयर ऑल्सो एविडेंट। अब दूसरे रीजन का इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। जैसे अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सिकरी में, तो मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स सो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो फतेहपुर सिकरी का जो बिल्डिंग था तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था उसका स्टाइल गुजरात और मालवा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। मालवा वाले रीजन से, मालवा जगह है। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. हालांकि देखिए मुगलों का जो रूल था, मुगल एम्पायर का जो रूल था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा 18th सेंचुरी तक। लेकिन इसके बावजूद जो भी रूलर्स थे उस समकालीन पीरियड में, यानी कि उस समय में या उसके बाद जो भी छोटे बड़े राजा महाराजा जो भी आए, वो इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल को कॉपी करते थे, उसको पैट्रोनेज देते थे और आगे जो है उसको भी
कंटिन्यू रखे जब भी वो अपना कोई किंगडम बनाते थे। ठीक है, तो सेम टू सेम स्टाइल को वो कॉपी करते थे, वहीं स्टाइल को थोड़ा डेवलप करने लगे। ये एक फिगर है जिसमें गोविंद देव जो कि वृंदावन का टेम्पल है उसका फिगर है, 1590 में इसको बनाया गया था। तो टेम्पल को जो है रेड सैंड स्टोन से कार्व करके काट करके बनाया गया था। इसमें नोटिस कीजिए, नोटिस द टू, जो कि 4 इंटरसेक्टिंग आर्च है इसमें, ठीक है, उसमें से 2 को नोटिस कीजिए। डैट मेड द हाई सेलिंग रूफ, जो कि ऊंचा, काफ़ी ऊंचा जो रूफ था उसको बनाया गया था इसका यूज करके। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान। ये जो स्टाइल कॉपी किया गया था ये नॉर्थ ईस्ट ईरान यानी कि जो खुरासन प्रोविंस था ईरान में, अभी ईरान में है, वहाँ से इसको कॉपी किया गया था। एंड वाज यूज्ड इन फतेहपुर सिकरी, और वहाँ से कॉपी करके इसका पेस्ट कहाँ पे कर दिया गया, फतेहपुर सिकरी में। ये फिगर 17 देखिए, ये जो डेकोरेटेड पिलर्स एंड एस्ट्रुआर्ट्स है होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में जो जोधबाई की जो महल था, मतलब जोधाबाई का, तो उसमें क्या होता है, जो रूफ होता है ना, छत, उसका एक्सटेंशन होता है, यानी कि थोड़ा बाहर तक निकला हुआ होता है। तो वो जो छत बाहर तक निकला हुआ था वो इसी पिलर पे टिका हुआ था। और ये जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है ये गुजरात से कॉपी किया गया है, यानी कि गुजरात से लिया गया है। ठीक है, अब इल्सवेयर देखते हैं उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, बाकी बाहर के कंट्रीज में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आएगा, ये फ्रांस का शायद चर्च है, चर्चेज डैट टच द स्काई। अब उस जमाने में जो चर्च बनने लगे वो काफ़ी हाइट के बनते थे। टचेज द स्काई, या ये मत समझ लेना कि आसमान को छूने लगे, मतलब ऊंचे चर्चेज बनने लगे। तो अब क्या होने लगा, 12th सेंचुरी के बाद में ऐसा अटेम्प्ट लिया गया, मतलब प्रयास किया गया फ्रांस में कि ऐसा चर्च बनाया जाए जो काफ़ी लंबे हो और लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग्स, लंबे हो और क्या हो, लाइटर हो अर्लियर बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में, यानी कि हल्के हो, ज़्यादा भारी भरकम सा बिल्डिंग नहीं लगे। एंड दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल, और ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था लंबा और हल्का बिल्डिंग बनाने का, इसको गोथिक स्टाइल बोला गया। और इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो बाकी वहाँ पे नॉर्मल स्टाइल था और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते, इसमें क्या होता था, हाई पॉइंटेड आर्चेज होता था, यानी कि आर्च जो होता था वो काफ़ी ऊंची तरफ पॉइंटेड होता था। और इसमें स्टेंड ग्लास ऐसा ग्लास जिस पे धब्बा वगैरह टाइप का, यानी कि कुछ उस पर काम किया गया, उस टाइप का ग्लास का यूज किया जाता था, जिस पे पेंटेड होता था, उस पर सीन बनाया जाता था उस ग्लास पे, बाइबल का या फ्लाइंग बटरेस का। टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वेर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वेयर एडेड टू द चर्च। इस चर्च में जो है लंबे लंबे शिखर बनाए जाते थे, और बेल टावर यानी कि एक ऊंचाई पे जो टावर पे जो बेल लगाया जाता है, जो घंटा बजाया जाता है, वो लगाया गया था, जो कि काफ़ी दूर से ही देख के पहचान में आ जाता था। और इस टाइप का जो है बेस्ट नोन एग्जाम्पल है ये गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का चर्च ऑफ नोत्रे डैम, जो कि पेरिस में है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स। इसको बनाने में जो है कई डिकेड्स लग गए थे। डिकेड्स यानी कि दशक, एक 10 साल का एक डिकेड होता है, तो कई डिकेड्स लग गए थे इन 12th एंड 13th सेंचुरी, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।